मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे। चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये पिछली सरकार ने कोई कुताही नहीं बरती। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया, ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर है। आज सर सत्र का समापन हुआ है, विपक्ष ने वॉकआउट किया है, अंतिम दिन मौजूद नहीं था। बिना विपक्ष के आज समापन हुआ है, क्या और आर्थिक देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी को कि इतिहास में विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सेशन सबसे लंबा उन्होंने निर्धारित किया और विपक्ष की मांग पर 1 दिन और बढ़ाया। विपक्ष कहता था कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की। और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे। और जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार के समय हुआ है वो हमने बताया। हमने कहा कि जिस राज्य में 2017-18 से लेकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 तक मिलती रही, 11,000 तक मिलती रही, 9,000 तक मिलती रही, उस राज्य में हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3,000 रुपया अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, जो कि जून 2022 में खत्म हो गया, 17 में शुरू हुआ था, जून 2022 में खत्म हो गया। आपको तकरीबन हर साल कोई 1300 करोड़, 1500 करोड़ रुपया, 1800 करोड़ रुपया मिलता रहा। पूरा डाटा मैंने अंदर पढ़ा है, आपने लिखा होगा, उसको मैंने आपको बताया। फिर रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई और क्यों नहीं आपने सरकारी कर्मचारियों का डीए दिया, जो 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। ये सब उनके कार्यकाल का है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, वित्तीय स्थिति को देखती है। वित्तीय स्थिति से 1 साल के फैसले जो इनकी सरकार के समय थे, बड़े बड़े होटलों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, 900 संस्थान खोल दिए, 50% बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। कहा कि हमें तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये पिछली सरकार ने कोई कुताही नहीं बरती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार आई, हम वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, आर्थिक संकट था प्रदेश में। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया, ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर है। और उसके बाद आपदा आई प्रदेश में, आपदा से हम निपटे। नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बीजेपी को यहां स्थापित किया, उन्होंने हमारी प्रशंसा की। और 1 साल बाद जो फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के लिए हमने फैसले लिए और जो इनके समय का कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको हमने ठीक किया। और आज मुझे खुशी है, जहां प्रदेश आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वह फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से
हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत हल्ला कर रही थी। मैं सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी पे से संबंधित कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई और आपको 5 तारीख को हमने पे दी और 10 तारीख को पेंशन भोगियों की हमने पेंशन दी। इन दोनों स्थिति से निपटने के लिए जब मैंने फिस्कल डिसिप्लिन के मामले में बैठक की तो मुझे पता लगा कि कर्मचारियों को जो 1 तारीख को सैलरी दी जाती है वो हम लोन उठाते हैं आरबीआई से 7.5% पर, और जो पेंशन दी जाती है उस पर भी हम लोन उठाते हैं। कर्मचारियों को 1200 करोड़ रुपया सैलरी के रूप में हमारे खजाने से निकलता है और 800 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में हमारे खजाने से निकलता है। यानी एक महीने में 2000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकलता है। वो सब लोन पर लिया जाता है। उस लोन का इंटरेस्ट 3 करोड़ रुपया बनता था। मैंने एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग किया और 3 करोड़ रुपया पर मंथ बनता था। उसके तहत 5 और 10 तारीख को पेंशन दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, सिविल सप्लाई बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड है, ये अलग से एक एंटिटी है। इनके भी साल के 3000 करोड़ रुपया अपनी साधनों से ये विकसित करते हैं। तो साल का 24,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और वेतन का मिलता है और 3,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को जो बोर्ड कारपोरेशन के उनके रूप में जाता है, 27,000 करोड़ रुपया होता है। और फिर हमने अपने संसाधन क्या बढ़ाए वो हमने अपनी जनता को बताया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल की जनता का जो हमारे साथ खड़ी है और जो हम फैसले ले रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रही है। अभी कुछ और फैसले लेने की जरूरत है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपने पहले बजट में ही आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। आज स्थिति क्या है? अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। आज स्थिति क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हेल्थ के सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए। क्वालिटी वाटर नहीं दे पा रहे, क्वालिटी लाइट नहीं दे पा रहे। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए पैसों की जरूरत है। अच्छी शिक्षा हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों को मिले। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तब अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज टीचर भी होने के बावजूद हमारा 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब को नहीं पढ़ सकता। ये क्यों हुआ? हमारी सरकार को तो 20 महीने हुए हैं, पर हम ये कहते हैं कि हम मजबूत शिक्षा नीति को और शिक्षा के स्ट्रक्चर्स को मजबूत करेंगे, हेल्थ के स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में आप इसमें बदलाव देखेंगे। हमारी नीतियों से काम में तेजी आई है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, बार बार वित्तीय संकट की बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई वित्तीय संकट इस प्रदेश पर नहीं है। वित्तीय संकट पिछले साल था, 2023-24 में था, जिसमें एक साल में हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। इन्होंने चुनावों से पहले 5 रुपए वैट कम कर दिया। इन्होंने चुनावों से पहले 900 संस्थान शुरू कर दिए 6 महीने पहले। इन्होंने चुनावों से पहले ताज, वाइल्ड फ्लावर सभी होटलों के बिल माफ कर दिए। इन्होंने चुनावों से पहले 125 यूनिट बिजली माफ कर दी। इन्होंने चुनावों से पहले 50% महिलाओं को जो फ्री बस सुविधा की उपलब्ध करवा दी। ये सब चुनावों से पहले के हैं, 6 महीने पहले के हैं। लेकिन हमने कोई वित्तीय संकट प्रदेश में नहीं है। हमने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए फैसले किए हैं और जब वित्तीय संकट पर काबू पाकर वित्तीय अनुशासन ना बनाया जाए
तो फिर दोबारा से उसी स्थिति में आते हैं। आज खुशी इस बात की है कि जिस वित्तीय संकट में हमें सरकार मिली थी, उस वित्तीय संकट को हमने पार कर लिया है। सर, ये जो सैलरीज और पेंशन आपने जो किए हैं, जो 5 और 10 तारीख से मिले, क्या ये हर महीने अब ऐसा ही रहेगा? फिजिकल डिसिप्लिन है और इसको मैं और अनुशासित कर रहा हूं। अनुशासित किस ढंग से करना है कि कौन सा हेड में हमें इंटरेस्ट न लगे, उस हेड के तहत हम पेंशन के बारे में भी विचार भविष्य में कर सकते हैं। संजौली में सर एक बार फिर से कल विरोध प्रदर्शन बुलाया की गया। बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कर्ज के बोझ को लेकर हिमाचल की तस्वीर देश के अंदर गई, वो एक गलत तस्वीर के रूप में गई और उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? और दूसरा सवाल सर इसके साथ, आपने कहा कि पूर्व की सरकारों के अंदर कड़वे फैसले नहीं लिए गए, तो क्या हम ये माने कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर हिमाचल के कर्ज को बढ़ाने को लेकर ठीक फैसले लिए? पहले तो एक पूछो ना, क्योंकि पहले एक का दूंगा तब दूसरे का देता हूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भूल ही ना जाऊं ना यार। तो थोड़ा सा जो पहला सवाल क्या था जो आप कह रहे हैं, जो जिस प्रकार का देश के अंदर देश के चैनलों में ऐसा चला कि प्रदेश पता नहीं किस आर्थिक संकट में था, उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया। कर्ज लेना आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ पूरे देश के राज्यों के आधार पर होता है। हमें नहीं देता आरबीआई गाइडलाइंस, पूरे देश के जितने भी राज्य है उसमें कर्ज की लिमिट को फिक्स कौन करता है? उसकी स्टेट की जीएसडीपी के साथ, जो हमारी स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक वो होती है, उसके हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो वो कौन फिक्स करता है? आरबीआई। उन्होंने ऐसा शो कर दिया कि हम कर्ज में हैं, सैलरी नहीं दी। मैंने कहा ना, मंत्रियों की सैलरी 2 महीने के लिए एक नैतिकता का परिणाम था कि हम 5 दिन के लिए सरकारी कर्मचारियों की अगर सैलरी और 10 तारीख को पेंशन दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पर नैतिकता लागू होनी चाहिए। उसको उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। और दूसरा, प्रदेश में कर्ज लिया भी जा रहा है और कर्ज को हमने दिया भी है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने अभी तक 15 से 20,000 के करोड़ का 20 महीने में हमने दिया भी, वापिस भी किया है। सर, कल संजौली मस्जिद विवाद मामले में सर क्या कहेंगे? कल एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है। देखिए, संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। और सभी समुदायों का, हमारे संस्कृति भी हिमाचल की है जिसमें सभी समुदायों का हम सम्मान भी करते हैं। अब जो डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा, कोई ऐसा कोई डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं है, लेकिन आज हमने विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठन की है कि जो भी जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हों, क्योंकि ये झगड़े से शुरू हुआ है। और जो मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं है। अनवेरिफाइड माइग्रेंट्स का इशू है, आपको लगता है अनवेरिफाइड माइग्रेंट्स का निर्माण को लेकर कहा जा रहा है कि इसको ज्यादा लंबा लटकाना सरकार की नहीं, ज्यादा लंबा नहीं लटकाएंगे। इस पर जल्दी ही फैसला, जो अदालत है ना वो नियम के, इस पर जल्दी अदालत से हम फैसला अनुरोध करने का अनुरोध करें। सर, जब हम 2027 की आत्मनिर्भरता की प्रदेश की बात करते हैं, उसका अर्थ क्या समझा जाए कि जो 2027 की सरकार होगी वो बिना कर्ज की चलेगी? देखिए, कर्ज तो रूटीन में चलता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार पटरी पर हो, किस प्रकार सुधार हो, किस प्रकार हमारे राजस्व में वृद्धि हो, इस ढंग से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। तो इस ढंग से आगे कर्ज लेकर, कर्ज को रेगुलेट करके भी हम आगे बढ़ते हैं। सर, प्रशासन ने धारा 163 लगाई है सर संजौली, वो प्रशासन का काम है और प्रशासन हर चीज को देख रहा है। प्रशासन ने अगर धारा लगाई है तो निश्चित रूप से कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन ना और पीसफुल प्रदर्शन हो, उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाजत नहीं देती।